सभी को मेरा नमस्कार एंड सभी का स्वागत है कंपटीशन बेंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये दूसरी क्लास आज आपकी पॉलिटी की होने वाली है। और अगर आपने पहली क्लास कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो फिर आप ही जाने उसको, क्योंकि आप लोगों की आदत होती है कि आप बड़े चैनल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो चलिए बातें ना करते हुए सीधा अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। इनमें से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो आपका जो आर्टिकल 44 है, ये वाला जो आपका आर्टिकल 44 है, इसमें आपका यूसीसी का उल्लेख है। आपको पता होना चाहिए यूसीसी में क्या होता है। सारे नियम सभी वर्गों के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात करते हैं आपका सबसे पहला राज्य कौन था यूसीसी वाला। अगर पहले राज्य की बात करेंगे, जो आज़ादी से पहले आपका एक राज्य है गोवा। गोवा यहाँ पर पुर्तगालियों द्वारा जो आपका पुर्तगाली लोग थे, इनका यूसीसी यहाँ पर जारी था। लेकिन अब बात करते हैं जो आज़ाद भारत था। आज़ाद भारत के जो पहला राज्य हुआ है आज़ाद भारत में, वो आपका उत्तराखंड हुआ है, यूके हुआ है ना। फिर उसके बाद आपका एक मिनट, पहले पे उत्तराखंड है, दूसरे पे कौन सा था, दूसरे पे गोवा एंड तीसरे पे आपका गुजरात होने वाला है, या फिर हो गया होगा, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं हो। गुजरात हो गया। बात आर्टिकल 40 की करेंगे तो आपका आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। इसमें आपका ग्राम पंचायतें दी गई हैं, ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है। आर्टिकल 48 में क्या दिया गया है, इसमें आपका पशुपालन दिया गया है। पशुपालन आपका इसमें दिया गया है, कृषि या फिर पशुपालन या फिर कृषि, आप इसे ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर लिख सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री लिख सकते हैं। आर्टिकल 50 क्या है, इसमें आपका जो जो सेपरेशन ऑफ कार्यपालिका को इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी एग्जीक्यूटिव कहते हैं उसको, एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से, इसमें पृथक्करण बताया गया है, आर्टिकल 50 में बताया गया है। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता चुका, जो आज़ादी के बाद से सिर्फ गोवा एक ऐसा राज्य है, माफ़ करिएगा, हाँ हाँ, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था ना, यहाँ पर पुर्तगालों के समय से, आज़ादी के बाद से आपका यहाँ पर गोवा में पुर्तगालों द्वारा जो यूसीसी लाया गया था वो यहाँ पर लागू है। नया राज्य क्या बना है, जो आज़ादी के बाद पहला राज्य बिल पास करने वाला पहला राज्य, वो आपका यूके है, उत्तराखंड है। ठीक है। और आप याद रखेंगे, और ये जो आपका यूसीसी आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और डीपीएसपी कैसे होते हैं, गैर न्यायोचित होते हैं, यानी कि नॉन जस्टिसेबल होते हैं। आप इसको न्यायोचित नहीं कर सकते हैं, या फिर इनको पालन करने के लिए आप सीधा कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? तो आपको जो पोषण स्तर है, यानी कि जो आर्टिकल 47 है, ये आपको पोषण स्तर को दिखाएगा। और आर्टिकल 47 में ही क्या है, इसमें ही आपका शराबबंदी है, मद्य निषेध के बारे में इसमें बताया गया है। शराब निषेध या फिर मद्य निषेध, इसके बारे में बताया गया है कि ये सरकार, अगर राज्य सरकार चाहे तो प्रावधान कर सकती है, क्योंकि बिहार और गुजरात जैसे राज्यों ने अपने वहाँ पर शराब और कुछ अन्य नशीले पदार्थों पर बैन लगा रखा है। वो किस आर्टिकल के तहत लगाया है, वो इसी आर्टिकल के तहत बिल्कुल लगा रखा है। आर्टिकल 45 में क्या है, इसमें आपको 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, वर्ष के बच्चों की देखभाल, केयर, बच्चों की केयर दिया गया। आर्टिकल 46 में क्या है, इसमें आपको जो एससी एंड एसटी वर्ग है, इसके वर्ग के लिए आपको शैक्षिक हितों के लिए जो अन्य, जैसे क्या बोल रहे हैं, जैसे एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान कह सकते हैं आप, विशेष प्रावधान कह सकते हैं। या फिर अगर विशेष प्रावधान ना कहें तो आप कहेंगे इनके जो शैक्षिक तथा अन्य हितों की रक्षा, तथा अन्य हितों की रक्षा आप इसमें इसको कह सकते हैं। आपका आर्टिकल 48 में क्या है, इसमें गो हत्या पर निषेध लगा है, कि दुधारू पशु जो हैं आपके, वो आपके हत्या नहीं की जाएगी। गो हत्या हत्या गो हत्या तथा गो हत्या पर रोक तथा कृषि का विकास आपका एक उत्तर होगा इसका। ठीक है। बात करते हैं जो आपका शराबबंदी है, आर्टिकल 47 में आपको बता चुका हूँ। आपका जो ये डीपीएसपी ये किसके अंतर्गत आता है, ये कैसी विचारधारा है, तो ये आपका गांधीवादी विचारधारा है, गांधीवादी गांधीवादी विचारधारा है। ठीक है। और आर्टिकल 47 से ये आपका, एक मिनट,
पोषण, तो आपका जो आर्टिकल 47 है, मिड डे मील जो आपका शुरू हुआ था, मिड डे मील, ये आपका आर्टिकल 47 के तहत ही शुरू हुआ है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है? तो आपका आर्टिकल 50 हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। यह जो अनुच्छेद आपका है 50, ये क्या करता है, जो जज हैं वो बिना सरकार के दबाव के आजाद होकर निष्पक्ष फैसले कर सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। मैं 48 भी आपको बता चुका, इसमें क्या है, कृषि और पशुपालन है। 49 में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 49 में आपका राष्ट्रीय जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो आपके मोन्यूमेंट्स हैं, इनकी रक्षा करना है, इनकी रक्षा करना है। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, इसकी रक्षा करना हमारा सभी का अधिकार है। 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय है, यानी कि इंटरनेशनल पीस है, इंटरनेशनल पीस, इसमें आपका आर्टिकल 50 में बताया गया है। अब आप ये बताएंगे जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी, इसके बारे में एक और, खैर इतना डीप में आपसे पूछेगा नहीं, अगर मान लिया तब भी पूछ लेता है तो आपका ये हो जाना चाहिए। जो आपका डीपीएसपी एक कैसा सिद्धांत है, ये आपका उदार बौद्धिक सिद्धांत है, उदार बौद्धिक, या फिर अगर इसको इंग्लिश में हम कहें, उदार बौद्धिक को अगर हम इंग्लिश में कहें, इंग्लिश में कहें तो आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया है, भारतीय संविधान किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार दिया गया है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इन इंश्रेंड? तो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो भाग 4 है, तो इसमें आपका डीपीएसपी दिया गया है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से ग्रैब किया गया? ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये आपका आयरलैंड के संविधान से इसको भारत के संविधान में लिया गया है। डीपीएसपी का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो देश की सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक, लोकतंत्र जो होता है, सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र वहाँ का, उसको अच्छा बनाए रखने, उसको स्थापित करने और एक कल्याणकारी राज्य बनाना, यानी कि एक क्या बोलते हैं उसको, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को वहाँ पर स्थापित करके एक कल्याणकारी राज्य बनाना, एक आदर्श राज्य बनाना, उसका काम होता है। पार्ट 2 में आपका नागरिकता दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। पार्ट 3 में आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं और पार्ट 4 में आपका मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आर्टिकल 38 में क्या है, आर्टिकल 38 में क्या है, तो आर्टिकल 38 में क्या है, इसमें आपका वेलफेयर ऑफ पीपल दिया गया है। वेलफेयर, वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ पीपल, इसमें क्या कहता है, जो वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में क्या सिद्धांत है कि जो आर्टिकल 38 है, इसमें ये कहा गया है कि जो राज्य होंगे आपके, ये क्या होंगे, लोक कल्याण के लिए वृद्धि करेंगे। मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल, इनके लिए कोई प्रावधान किए जाएंगे और उनको मतलब उनके क्या बोलते हैं उसको, मतलब इनके कोई भी व्यक्ति हो उसके कल्याण के लिए एक राज्य कार्य करेगा, ये बताया गया है। जो आर्टिकल 37 है आपका, आर्टिकल 37 है, इसमें क्या है, इसमें जो है आपका डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया डीपीएससी को लागू करवाने के लिए आप सीधा कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है, यानी नॉन जस्टिसेबल है। आप इसको सीधा कोर्ट में जाकर के लागू नहीं करवा सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में किस समिति का गठन किया था? तो आपका जो 25 नंबर है, इसमें आपका कोठारी, सरदार स्वर्ण सिंह, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता समिति। तो आपको पता होना चाहिए, जब 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नागरिकों को उनके कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए समिति को लाया गया था, वो कौन सी समितियां, तो मतलब वो कौन सी समितियां थी, आप ये बताएंगे। पहली जो है ये वाली बलवंत राय मेहता, ये तो पंचायती राज से संबंधित हो गई, पंचायती पंचायती राज से संबंधित हो गई। 3 स्तरीय बात कही गई थी इसमें कि 3 स्तरीय आपका पंचायत सिस्टम होना चाहिए। अशोक मेहता क्या हो गया, अशोक मेहता ये भी पंचायती राज से संबंधित है, ये भी आपका पंचायती राज से संबंधित है। इसमें क्या बताया गया था, इसमें 2 टियर सिस्टम बताया गया था, 2 टियर सिस्टम, इसमें 2 टियर सिस्टम बताया गया था। और जो कोठारी आयोग है, डी कोठारी आयोग, इसमें क्या बताया गया, भारत में शिक्षा सुधार, यानी कि एजुकेशन रिफॉर्म से आपका आया था ये, एजुकेशन रिफॉर्म कब आया था, 1964 में आया था। जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। अब आप बताएंगे जो 1976 का समय था, इसमें कौन सा आपका संविधान संशोधन हुआ था? इसमें आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वें
42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और इसमें क्या हुआ था, इसमें आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके तहत आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप ये बताएंगे ये जो समिति है मौलिक कर्तव्य, पहले लिख लेते हैं, कर्तव्य ऐड किए गए ये इस समिति ने यानी कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसने कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया था, इसने 8 का उल्लेख किया था, लेकिन जोड़े कितने गए थे, एट लास्ट में आपका 10 को जोड़ा गया था। वर्तमान में अभी कितने हैं, एट प्रेजेंट कितने हैं, एट प्रेजेंट कितने हैं आपके 11 हैं, जो कि 11वां कब जोड़ा गया था, आपका जो 11वां है, 11वां आपका जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, माफ करिएगा, हाँ सही है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आपका ये ऐड किया गया था। आप इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। इनमें से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था, तो 1964 के करीब इसका गठन हुआ था, माफ करिएगा 1964 नहीं, 75 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो 76 में इसका गठन हुआ था, नेशनल इमरजेंसी के समय। तो उस समय आपकी जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी, क्योंकि ये आयरन लेडी थी, इन्हीं के समय आपका भारत में इमरजेंसी को लगाया गया था। आप ये बताएंगे कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे ये कब से कब तक रहे थे, कब से कब तक नहीं, मतलब ये किस स्पेशल लैंडमार्क जैसे होता नहीं, उस टाइप से अगर इसको आप पहचाने तो आप जो स्पेशल समय था कब थे, तो ये 1965 के समय पर आपके पीएम थे भारत के। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इन्होंने भारत पाक युद्ध के समय ये भारत के पीएम थे। मोरारजी देसाई ये 1977 में भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने थे भारत के, ठीक है। राजीव गांधी 1984 में आपके पीएम बने थे और सबसे कम उम्र के पीएम थे, सबसे कम उम्र के ये आपके पीएम थे। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे जी। आपको जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 वाला, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम क्यों कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसको इंदिरा गांधी के समय लाया गया था मिनी संविधान को, और इसको हम मिनी संविधान कहते हैं। आप इतना आप याद रखेंगे तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं जो आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, मैंने बताया था आपको कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसएसआर यानी कि रसिया से लिए गए हैं। आप इसको याद रखेंगे। संविधान में भाग कौन सा है इसका, संविधान में भाग कौन है, 4A में दिया गया है। और इसका जो और एक मिनट 4A यानी कि IVA रोमन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। और इसका जो वो है आर्टिकल है भारतीय संविधान में, जो आर्टिकल 51A के तहत रखा गया है, जो ए और ये ए फॉर ऐड, तो ऐड ये अलग से ऐड किए गए हैं, बाद में ऐड किए गए हैं। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति के पद के पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? सो which of the following articles declares 35 years of the age as an eligibility criterion of the post of president of India? बताएंगे आप फटाफट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 आपका सही हो जाएगा। जो 52 में इसमें तो आपका राष्ट्रपति का पद दिया गया है, इसमें जो है आपका इसमें राष्ट्रपति का पद दिया गया है। 54 में क्या है, इसमें आपका इलेक्टोरल क्या बोलते हैं उसको यार इलेक्टोरल कॉलेज दिया गया है आपका, इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है, कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताया गया, आर्टिकल 54 में बताया गया है। आर्टिकल 60 में क्या बताया गया, इसमें ओथ बताई गई है, OATH, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में इसमें बताया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है यानी कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया एंड जो आपका गवर्नर है, इनकी सभी की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। और कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और जो जमानत राशि होती है, कितनी होती है, जमानत राशि कितनी होती है, तो चुनाव लड़ने के लिए जो RBI होता है ये जमानत राशि देता है, और ये 15,000 देता नहीं, मतलब जमा करता है, और 15,000 रुपए की राशि को जमा करना अनिवार्य होता है, तभी आप उसमें लड़ सकते हैं।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से और हाँ, कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो प्रस्तावक 50 होते हैं, अनुमोदक भी आपके लगभग 25 होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति व महाभियोग? अनुच्छेद 61। पकानिको का द्वियोदशम तो आपको याद ही होगा, तो इसी तरीके से आप समझिए आर्टिकल 56। 56 में क्या होगा? देखो यहाँ से आपका राष्ट्रपति भी क्लियर होगा, इसी तरीके से आपको पूरी पॉलिटी क्लियर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है। आर्टिकल 56 में क्या? राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है, इसमें टर्म दिया गया है, टर्म या फिर लिख लें आप कार्यकाल, इसमें आपका कार्यकाल बताया गया है। 61 में महाभियोग बताया गया है। 72 में आपकी क्षमा दान की शक्तियां बताई गई हैं, इसमें आपका पैराडॉनिंग पावर्स दी गई हैं। पैराडोनिंग, हाँ इसे लिखा जाएगा, पैराडॉनिंग पावर्स इसमें आपका दी गई हैं राष्ट्रपति की। बात कर लें 76 की, तो इसमें आपका AGI दिया गया है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। AGI भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी जो आपका अटॉर्नी जनरल है वो आपका दिया गया है। आप ये बताएंगे कि जो जो आपके महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग ये किस लिए लगाया जाएगा? एकमात्र कारण क्या होता है? अगर आपने संविधान का हनन किया है, वायलेशन किया है उसका, तभी आप पर ये लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर या फिर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने पर आपको ये किया जाएगा। और आप ये बताएंगे कि जो इम्पीचमेंट होता है किस सदन से शुरू किया जाता है? एनी हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी भाग से आपको ये लगाना पड़ता है। महाभियोग देने से पहले आपको कितने दिन पहले आपको सूचित करना होगा? 14 डेज बिफोर आपको सूचित करना होगा कि यहाँ पर हम महाभियोग की प्रक्रिया को लागू करने जा रहे हैं, तभी आप उसको कर पाएंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय किस अनुच्छेद में आता है? निर्वाचन का समय तो देखो 352 में तो आएगा नहीं, इसमें आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। 352 में आपका क्या है? इसमें आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 40 में मैंने आपको बताया, इसमें आपका पंचायत है, ग्राम पंचायत, पंचायत है, कैसी पंचायत? वो भी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में आपका आर्टिकल 40 में बताया गया है। 32 में आपको बताया गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बताया गया है, यानी कि आपका जो संवैधानिक उपचारों का इलाज, आर्टिकल 32 में बताया गया है। बचा तो एक बचा 62 बचा। 62 में क्या कहता है कि वर्तमान राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष के खत्म होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। कहने का मतलब है जो आपका वर्तमान में राष्ट्रपति है उसके जो टर्म है उसका एंड होने से पहले ही पहले आपका एक नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, जो कि आर्टिकल 62 के तहत आता है। ठीक है, जो आप ये बताएंगे जो हमारे जस्टिस M हिदायतुल्लाह थे, जस्टिस M हिदायतुल्लाह ये कौन थे? जस्टिस लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे? जस्टिस होंगे। तो कार्यवाहक होता है एक हमारा राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है? जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तब हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एज अ कार्यवाहक मतलब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में होता है, वो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर लेता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि वाइस प्रेसिडेंट भी आपका मौजूद नहीं है तो उस स्थिति में आपका जो चीफ जस्टिस होता है वो आपका भारत का राष्ट्रपति का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति कब पड़ी थी? ऐसी स्थिति एक बार पड़ी थी और उस समय आपके जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने भारत के राष्ट्रपति की कमान को संभाला था। अगर अचानक रिक्ति हो जाए, सडन वैकेंसी आ जाए, लाइक मृत्यु हो जाए या फिर किसी कारण से इस्तीफा दे दें, तो कितने महीने के अंदर आपका चुनाव हो जाना चाहिए? अगर यहाँ पर लिखेंगे सडन वैकेंसी आ जाती है तो 6 माह के अंदर आपका चुनाव हो जाना चाहिए, आपका राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति हो। एक मिनट, भारत की रक्षा बलों का सर्वोच्च सेना, हाँ यहाँ पर है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। जो CDS होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेनाओं में क्या होता है? तालमेल बिठाने के लिए होता है। 4 स्टार सैन्य अधिकारी, आप याद रखेंगे जो CDS होते हैं इनके कितने स्टार होते हैं? 4 स्टार इनके होते हैं, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और उनसे भी ऊपर जो आता है वो भारत का राष्ट्रपति आता है, वो सेना कमांडर होता है। आप ये सुप्रीम कमांडर आप समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कमांडर है यानी कि सर्वोच्च सेनापति है वो आपका भारत का राष्ट्रपति होगा।
ठीक है। और हाँ, आर्टिकल की बात चली है तो आप आर्टिकल भी समझ लो, जिसका जो आर्टिकल होता है वो 53 का सब क्लास 2 में ऐसा बताया गया है। क्या बताया गया है? जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो सुप्रीम कमांडर होगा वो हमारा राष्ट्रपति होगा। एक राजनीतिक प्रमुख आता है, वो कौन होगा? राजनीतिक प्रमुख आपको पता होना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर होगा। जो पीएम होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, और जो सीडीएस होता है वो हमारी जो या रक्षा मंत्री हो गया, ये तो आपका राजनीतिक प्रमुख हो गया। राजनैतिक प्रमुख हो गया, ये आपका पीएम हो गया, आपका प्राइम मिनिस्टर, समझते ही हैं आप, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप ये समझें कि आप जैसे कहीं, जैसे क्या बोले, पाकिस्तान से वॉर हो गया, तो अगर वहाँ पर पीस ट्रीटी होनी है तो, या फिर समझौता होना है, तो किसके नाम से होगा? तो वो राष्ट्रपति के ही नाम से होगा। वो किसके नाम से होगा? तो राष्ट्रपति के ही नाम से होगा। ठीक है। और जो सेनाओं की जो नियुक्ति होती है वो किसके आदेश पर की जाती है? जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ को होते हैं ना, इनके जो आर्मी आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एंड आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स, इसके जो चीफ होते हैं, इसके जो प्रमुख होते हैं, इनकी जो नियुक्ति करता है वो हमारा राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति ही करता है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की आकस्मिक निधि कंटेंजेंसी फंड का संरक्षक कौन होता है? तो आपका इसका जो हो जाएगा ना, ये आपका राष्ट्रपति होगा, क्योंकि आर्टिकल 267 के तहत कहाँ पर गया, जो आपका आर्टिकल 267 है, इसके तहत क्या बताया गया? भारत में एक फंड होगा जिसका अधिकार, जिसको खर्च करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होगा। उसकी परमिशन के बिना ये सब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 67 में क्या है आपका? भारत की जो क्या बोलते हैं, आकस्मिक निधि है, या फिर इमरजेंसी फंड कह सकते हैं, या फिर इसको कंटिजेंसी फंड कह सकते हैं, वो आपका आर्टिकल 267 के तहत आता है। ठीक है। इसके तहत मतलब इसके अधिकार आते हैं, जो आपका राष्ट्रपति है इसके अधिकार आते हैं। ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है आपका, वित्त मंत्री, ये क्या करता है? ये हमारा जो बजट होता है, जो बजट होता है उसको पेश करने का काम हमारे वित्त मंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री क्या करते हैं? प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है क्या करते हैं। और जो कैग होते हैं, कैग, ये क्या करते हैं? ऑडिटर होते हैं हमारे। ऑडिट करते हैं सरकार के खर्चों को। सरकार के खर्चों को मैंने आपको 2G स्कैम वाली वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे वहाँ पर 45 मिनट के जरिए फिर एक दांव पेच खेला गया था यूपीए सरकार के द्वारा, और कैसे एक इतने बड़े एक एक 1.76 लाख करोड़ रुपए का एक, आई थिंक लाख करोड़ रुपीस थे, हाँ, लाख करोड़ रुपए का घपला किया गया था। वहां पे जो खुलासा किया था वो किसने किया था? कैग ने किया था, क्योंकि उसके ही पास सारे ऑडिट्स रहते हैं। अगर उसके पास एक सही से रिपोर्ट्स नहीं आई तो वो खुलासा कर देगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। बात करें आपका 267 में, तो आपका राष्ट्रपति के अधिकार है। बट जो आपका ये कंसोलिडेटेड फंड, सॉरी कंसोलिडेटेड नहीं, अब जो कंटेंजेंसी फंड रहता है वो किस में आता है? ये आपका आता है आर्टिकल 266 में आता है। अब एक तो बात आपकी आ गई, एक मिनट, संचित आकस्मिक निधि नहीं, जो आपका ये है आर्टिकल 67, ये आपका सही है, ये वाला इसका सही है। जो आपका आर्टिकल 266 है, इसमें आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि संचित निधि है। इसमें आपका संचित निधि आपका देखने को मिल जाती है। अगर संचित निधि से किसी को पैसा निकालना है तो आपको पार्लियामेंट यानी संसद की मंजूरी अनिवार्य होगी, या फिर लिख लें पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो मंजूरी होगी वो आपका अनिवार्य रूप से करनी ही होगी। ठीक है। जो आपका सचिव रहता है यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी रहता है, फाइनेंस सेक्रेटरी आपका रहता है, जो SECRATORY सेक्रेटरी रहता है। इसमें आपको क्या करता है? ये TARY, तो ये आपका क्या बोलते हैं, ऑपरेट करता है। क्या करता है? जो आपका वित्त सचिव रहता है ये आपका इसको ऑपरेट करने का काम करता है, या फिर इसको ऑपरेट करने का काम करता है, इन सब निधियों को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका बताएंगे फटाफट। तो आपका जो 52 से 78 है ये आपका संघ की कार्यपालिका। आपको पता होना चाहिए जो आपका संसद बनती है,
जो आपकी संसद बनती है कितनी चीजों से मिलकर के बनती है? 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहला क्या है? पहला तो आपका राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, और लोकसभा हो गई, लोकसभा हो गई। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिल करके ही संसद आपका बनता है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अपर हाउस। क्या कहते हैं? अपर हाउस, या फिर उच्च सदन के नाम से जानते हैं, उच्च सदन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निम्न हाउस, सॉरी लोअर हाउस, या फिर इसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं। इसको पॉपुलर यानी कि विख्यात सदन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पॉपुलर हाउस के भी नाम से हम इसको जानते हैं। आपको पता होना चाहिए जो भारतीय संविधान है, इसका जो अध्याय 1 है, इसमें संघ की कार्यपालिका दी गई है। क्या दी गई है? जो आपका पार्ट एक मिनट, 5 IV, ठीक है, चैप्टर 1, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, छोड़ो। जो आपका चैप्टर 1 है इसका, इसमें आपका कार्यपालिका दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आपका जो एक महान्यायवादी आता है और मंत्रिपरिषद आती है, वो सब इसके बारे में बताया गया है। 36 से 51 में आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी है, और ये आपका पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में है। जो आपका 79 से लेकर के 122 में है, इसमें आपका क्या है? इसमें आपका संसद देखने को मिल जाती है। अब यहाँ से संघ की कार्यपालिका को संसद मत समझिएगा, मैं संसद को ये बता रहा हूँ, ठीक है। और जो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 में, इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिया गया है, जो आपका नाम मात्र का प्रमुख होता है, जिसको हम डिज्योर, ये लिख लो, डिज्योर एग्जीक्यूटिव कहते हैं, XECUTIVE, ये आपका होता है राष्ट्रपति, नॉमिनल हेड राष्ट्रपति। जो वास्तविक प्रमुख होता है यानी कि डे फैक्टो ये आपका पीएम होता है, वास्तविक मुखिया होता है। जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है भारत सरकार का, वो आपका अटॉर्नी जनरल होता है। क्या होता है? एक कार्यपालिका हिस्सा तो होता है, उसमें स्पीच दे सकता है, उसमें आपका भाषण दे सकता है, बट वोट करने का जो अधिकार होता है वो नहीं होता, यानी कि एजी जो होता है, अटॉर्नी जनरल, जो भारत का महान्यायवादी होता है, ये आपका संसद में, संसद के किसी भी सदन में, कार्यपालिका मतलब कोई भी सदन, संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में ये भाषण दे सकता है, ये भाषण दे सकता है, बट वोट नहीं कर सकता है, ये अपना वोट नहीं कास्ट कर सकता है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? पॉकेट वीटो क्या होता है? आइए समझते हैं, वीटो के बारे में समझते हैं। ये जो आपका एक्ट आया था, भारतीय डाकघर अधिनियम, इसमें क्या था? ये आपकी जो प्रेस थी, इसमें इसकी आज़ादी पर रोक लगाना था, तो इसके लिए बिल आया। और इसमें क्या हुआ? जो आपके ज्ञानी जैल सिंह थे, ये आपका सही उत्तर होगा, ज्ञानी जैल सिंह थे, इसको अपनी जेब में रख लिया और एक अनिश्चित काल के लिए इसको अपनी जेब में रखा, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा दिया गया है कि कुछ कोई समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति कब तक उसको देगा वापस। तो इसी का फायदा उठाया और ना तो हाँ किया और ना ही ना किया, उसको उठा करके अपनी जेब में रख लिया, और ये कभी बिल पास ही नहीं हुआ, ठीक है। बात करें आपका जो राजेंद्र प्रसाद है, ये बिल क्या है? पेप्सो बिल आपका आया था, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, पेप्सो बिल आप बताएंगे, यही आपका HW है आज, ये आपका HW है। पेप्सो बिल क्या है, इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे, ठीक है। तो पेप्सो बिल कब आया था? 1954 में आया था। तो ये आपका क्या बोलते हैं, HW हो जाएगा। आपको मैं एक हिंट देता हूँ कि आप जो पेप्सू है, इसकी स्थापना कब हुई थी? पेप्सू होता क्या है ये आप समझ लीजिए। पेप्सू होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना आपका 1948 में हुई थी। इतना डीप में नहीं जाएगा क्योंकि ये आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम है, इससे ऊपर ऊपर से ही चीजें पूछता है। बात करें APJ अब्दुल कलाम की, ये क्या है? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 2006 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल जो आपका आया था, उसमें सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया था। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आर्टिकल 111 क्या है? आर्टिकल 111 जो आपके एग्जाम रिलेवेंट चीजें हैं मैं वही बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद से रिसर्च कर लीजिएगा तो चीजें कम समय में ज्यादा चीजें हो पाएंगी। आर्टिकल 111 में क्या है? इसमें वीटो पावर्स के बारे में बताया गया है।
इसमें वीटो पावर्स के बताया गया है। जो पॉकेट वीटो होता है, पॉकेट वीटो जो यहाँ पर बताया गया था, पॉकेट वीटो, उसमें क्या होता है, अब राष्ट्रपति के ऊपर कोई बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि वो समय कितना समय ले सकता है उस पर। वो चाहे तो हमेशा के लिए अपने पास रख सकता है या फिर कुछ समय के लिए लेकर के उसको तुरंत रिव्यू करके तुरंत आगे बढ़ा सकता है। लेकिन हुआ क्या, पॉकेट वीटो को जेब में जब ज्ञानी जैल सिंह ने रख लिया, जब इनसे सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं था, इसीलिए आपका जो संशोधन विधेयक था भारतीय डाकघर वाला, ये वाला मान्य हुआ ही नहीं या फिर कभी बना ही नहीं। ठीक है, बात करें यूएस एंड इंडिया वर्सेस इंडिया की। ठीक है, यूएस में क्या है, जो पॉकेट वीटो यहां पर भी है, यूएस में और इंडिया में भी, यहां पर है 10 डेज लिमिट है, आप 10 डेज लिमिट, और इंडिया में क्या है, नो लिमिट है। इंडिया में क्या है, नो लिमिट, यहां पर कोई लिमिट नहीं है, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति की शपथ भैया कौन दिलाएगा, वो राष्ट्रपति दिलाएगा, आपका राष्ट्रपति दिलाएगा। किस आर्टिकल के अनुसार दिलाएगा, आर्टिकल 69 के हिसाब से दिलाएगा। तो आर्टिकल 69 के हिसाब से आपका जो उपराष्ट्रपति होगा, इसको शपथ दिलाएगा वो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाएगा, या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या फिर कोई उनके द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त अगर किया जा रहा है तो वो दिलाएगा। आपको पता होना चाहिए, सीजीआई होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। जो स्पीकर होते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, तो जो स्पीकर होते हैं इनको प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। कौन, प्रोटेम स्पीकर, मैं आपको बता चुका हूं, प्रोटेम नहीं बताया, अच्छा आप लोगों को नहीं बताया। प्रोटेम स्पीकर वो होता है जब कोई नई लोकसभा का गठन होता है, उसमें कोई तब तो कोई होता नहीं है अध्यक्ष वगैरह, तो जनरली जो सबसे बड़ा वरिष्ठ नागरिक होता है उसको, बड़ा मतलब ज्ञान में बड़ा या फिर जैसे भी बड़ा हो, उस हिसाब से उसको प्रोटेम स्पीकर यानी कुछ समय के लिए स्पीकर नियुक्त कर लिया जाता है। वही सबको शपथ दिलाता है, फिर उसके बाद वो वही चुनाव करेगा आपका स्पीकर का, एंड देन वो हट जाएगा, और जो आपका सदस्यों के बीच से आपका स्पीकर चुना जाएगा वही आपका कार्यभार आगे की ओर संभालेगा। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होता है हमारा, इस संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, खैर छोड़ो ये सब तो बच्चों वाली चीजें हैं, और जो त्याग पत्र होता है, ये उपराष्ट्रपति जो होता है वो अपना राष्ट्रपति को ही सौंपता है। जो त्याग पत्र होता है, रिजिग्नेशन जो होता है, ये किसको देता है, ये भी आपका राष्ट्रपति को ही देता है। राष्ट्रपति किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो आर्टिकल 60 के हिसाब से, जो आर्टिकल 60 है इसमें सीजीआई लिखा है कि सीजीआई राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाएगा। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आपका जो उपराष्ट्रपति होता है ये आपका राष्ट्रपति का माफ करिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। किस हिसाब से, आर्टिकल, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 64 है, और इसमें आपको बताया गया है, एक आर्टिकल और आता है, खैर छोड़ो, आप अभी ये समझिए आर्टिकल 64 है आपका, इसके तहत आपका उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, जो पीएम होता है ये बहुमत दल का नेता होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है ये संसद का एक पार्ट होता है। आपको पता होना चाहिए जो सदस्य होता है उपराष्ट्रपति, ये क्या सदस्य होता है राज्यसभा का, तो जी नहीं, ये आपका वोट नहीं दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार आपका इसके पास रहता है। यानी कि जो कास्टिंग वोट होता है, कास्टिंग वोट कब डाला जाता है, जब चीजें बराबर हो जाएं, है ना, यानी कि वोट्स बराबर हो जाए। मान लो 10 लोगों ने इस पक्ष में वोट दे दिया, 10 लोगों ने इस पक्ष में वोट दे दिया, तो इस समय में जो उपराष्ट्रपति का वोट होगा, इनका महाशय का, तो ये मान लो इनको वोट दे दिए तो इनके पास 11 हो गए, तो ये जीत गए, ये हार गए। अगर इनको दे दिए तो ये 11 हो गए, ये जीत गए, और ये हार गए। तो इस तरीके से वोटिंग चलती है। जो वेतन होता है कितना होता है जो एक मिनट, जैसे उपराष्ट्रपति हैं, यहाँ पे उपराष्ट्रपति महोदय को वेतन कितना मिलता है, तो इनको उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 0 रुपीज। क्या बक रहे हो, तो ये उपराष्ट्रपति का होता है 0 रुपीज। लेकिन जो उपसभापति होते हैं हमारे पदेन सभापति के तौर पर इनका जो वेतन होता है वो इनका रहता है वही 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए प्रति महीने इनका वेतन रहता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर
15,000 रुपये जमा करने होते हैं। आप इसको याद रखेंगे। 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। लेकिन कुछ समय पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट इसको कहते हैं, और ये आरबीआई को जमा करना होता है। आरबीआई के पास इसको जमा करना होता है। और कुछ समय पहले आपका ये राशि 25,000 हुआ करती थी, लेकिन जो अभी के तौर पर बिल्कुल से गलत है, बिल्कुल से गलत है। जो आपके उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक होते हैं, प्रपोजर्स जिसको हम कहते हैं, प्रस्तावक, और जो अनुमोदक रहते हैं, अनुमोदक, प्रस्तावक और अनुमोदक कितने रहते हैं? तो 20 प्रस्तावक रहते हैं और 20 अनुमोदक रहते हैं। लेकिन यही चीज अगर राष्ट्रपति की आ जाए, तो इसमें आपका 50-50 का रेशियो रहता है। शायद मैंने पिछले अभी 50 और 25 बता दिया था, तो उसमें 25 नहीं होगा, 50 और 50 ही होगा। ठीक है। निर्वाचक मंडल जो होता है उपराष्ट्रपति का, मतलब जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये संसद में होता है। कैसे होता है? जितने लोकसभा और राज्यसभा के, जितने लोकसभा प्लस राज्यसभा के, एक मिनट, हाँ, जो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, वो चाहे निर्वाचित हों या फिर मनोनीत हों, वो सब आपके वोट डालते हैं। आप याद रखेंगे, जो राज्य उपराष्ट्रपति के लिए जो राज्यों के विधायक होते हैं, राज्यों के जो विधानमंडल से होते हैं, वो वोट नहीं डालते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। इनमें से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के सेकंड एंड फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे भारत के। माफ करिएगा, राष्ट्रपति ही थे। वीवी गिरी कौन थे? ये तीसरे थे। बीडी जत्ती आपके पांचवे क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। भारत रत्न कब मिला था? डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला था? इनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था, 3 लोगों को मिला था, उन्हीं में से आपके एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनको भारत रत्न मिला था 1954 में। 1954 में पहला भारत रत्न लिख सकते हैं आप, पहला, और अन्य 2 अन्य 2 लोगों को भी मिला था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इन्हीं के जन्म दिवस को यानी कि 5 सितंबर को आपका टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर्स डे मनाया जाता है आपका इन्हीं के जन्मदिन पर। जो आपके दूसरे राष्ट्रपति हैं वो कौन है? एक मिनट, इनमें से कौन सा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं? और जो आपके दूसरे राष्ट्रपति हैं, यही आपके दूसरे राष्ट्रपति थे, सेकंड राष्ट्रपति। पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। पहले राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलो आगे बढ़ते हैं, और आपका क्वेश्चन 38 नंबर है। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपके तीसरे यानी कि पहले कौन थे? उपराष्ट्रपति की बात करें तो पहले आपके राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन आपके पहले हो गए। दूसरे की बात करें तो दूसरे में आपके जाकिर हुसैन साहब हो गए। कौन हो गए? जाकिर हुसैन हो गए। तीसरे की बात करें तो आपका वीवी गिरी हो गए। कौन हो गए? वीवी गिरी हो गए। ये तीसरे थे। इनका जो शासन था ये वही थर्ड थे, और इनका शासन 1967 से लेकर के 1969 तक रहा था। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जो आपके कृष्णकांत साहब हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो कृष्णकांत साहब क्या है? ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। लिखेंगे पद पर मृत्यु हो गई थी। इनका शासनकाल 1997 से लेकर के 2002 तक था। आपको पता होना चाहिए, जो एम हिदायतुल्लाह थे, मैंने आपको बताया, ये SSCGI थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी, और ये भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति बने थे। 6th वाइस प्रेसिडेंट या फिर उपराष्ट्रपति बने थे। 6ठे उपराष्ट्रपति भारत के ये बने थे। और तो भारत के तीसरे, आपका आंसर क्या होगा? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो वीवी गिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीवी गिरी हो जाएगा। ये 5वें थे, आपके 5वें उपराष्ट्रपति थे, आपको बताया मैंने पिछले। और इसमें क्या बता सकते हैं हम, अगर बात कर लें
तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और हाँ, वीवी गिरी। जो ये वीवी गिरी थे हमारे, ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे, माफ करिएगा उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने, क्या बता रहा हूं यार, वीवी गिरी, वीवी गिरी तीसरे उपराष्ट्रपति थे, लेकिन आपके ये राष्ट्रपति भी थे। क्या थे? ये आपके राष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति थे, तो वीवी गिरी। हाँ चलो ठीक है, कंफ्यूजन ये था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जो वीवी गिरी थे, समझिएगा ध्यान से, इन्होंने 1967 से लेकर के 1969 तक उपराष्ट्रपति की भूमिका निभाई। लेकिन उसके बाद 1969 में ये निर्दलीय लड़े थे, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्दलीय जीते थे, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे 1969 में। बहुत अच्छे से इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और जब इनका चुनाव हुआ था, यानी कि वीवी गिरी साहब का जब चुनाव हुआ था, इसमें चक्र यानी कि सेकेंड राउंड की सेकेंड प्रेफरेंस इसमें दी गई थी और इसमें दोबारा मतगणना कराई गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं बने? उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, तो उपराष्ट्रपति तो आपके भैरव सिंह शेखावत, दयाल शंकर शर्मा, आर वेंकटरमणी, ये तीनों लोग थे। जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ये आपके ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, लेकिन 2 बार ये आपका एक्टिंग पीएम बने थे। एक्टिंग पीएम या फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। आपको हम बता दें कि भारतीय संविधान में एक्टिंग पीएम जैसी कोई चीज वर्णित नहीं है। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन आप इसमें ये ऑफिशियली भारतीय संविधान में चीजें नहीं देख पाएंगे। जो आपके नंदा जी थे, पहली बार बने थे आपके 1964 में, 1964 में बने थे। कब? जब जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू की मृत्यु हो गई थी, पीटी नेहरू की मृत्यु के समय। फिर 1966 का समय आया और इस समय भी ये आपके कौन क्या एक्टिंग पीएम बने। ये आपके एक्टिंग पीएम बने। इस समय किसकी मृत्यु हुई थी? शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी पाकिस्तान में, शास्त्री जी, ठीक है। तो इस समय आपके ये एक्टिंग पीएम बन गए थे। जो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, ये योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी आपका बने थे गुलजारी लाल नंदा जी, और इनको 1997 में भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न इनको दिया गया था, ठीक है। बाकी आखिरी क्वेश्चन रहे, और ये इसका जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका जो आर्टिकल 74 है, ये वाला। बाकी आप इसमें 2 एक्स्ट्रा फैक्ट्स जरूर बताएंगे। आपका ये क्वेश्चन रहेगा SW के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।